नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का सार और उसकी आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का सार और उसकी आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से बनाया गया है। यानी कि 13 दिसंबर जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यही आगे चल के प्रस्तावना का रूप धारण करता है। अब देखते हैं प्रस्तावना है क्या है। तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गई संविधान की प्रस्तावना। और इसमें जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं? तो ये पूछा जा सकता है कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आंसर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय वर्णित है? तो आप बताएंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता कितने प्रकार की वर्णित है प्रस्तावना में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ना है, उसके एक एक टर्म, एक एक शब्द को याद कर लेना है। अब देखते हैं प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को संक्षेप में मतलब छोटा करके प्रस्तुत करती है। पीसीएस के लिए कहाँ से कैसा प्रश्न बनता है? तो एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? तो एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और देख लेते हैं। तो प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा स्वीकार किया गया। किसको? प्रस्तावना को। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना संविधान द्वारा स्वीकार की गई। ये संविधान के आध्यात्मिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के आध्यात्मिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली और 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण हुआ इसका और 26 जनवरी 1950 से लागू की गई। जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश की जाती है 13 दिसंबर 1946 को, इसको स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी 1947 को, इसका अंगीकरण किया जाता है 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 4 तिथियां आप याद रखिए। अब देखते हैं शक्ति का स्रोत, सोर्स क्या है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना में वर्णित है कि हम भारत के लोग, तो भारत की जनता से संविधान को शक्ति मिलती है। ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है। हम भारत के लोग, ये शब्द लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है। संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता का अर्थ है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। सोवरेनिटी, सोवरन क्या है? तो इसका मतलब है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। आंतरिक मतलब कोई विदेशी शक्ति भारत के कानून को रद्द नहीं कर सकती। बाहरी मतलब
भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संघ में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो भारत का समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवाद। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। लक्ष्य गरीबी, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना। गरीबी को समाप्त करना, बीमारी को समाप्त करना, अवसर की असमानता को समाप्त करना, सभी में समानता लाना इसका लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। जो भारतीय समाजवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सकारात्मक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्राप्त है। तो भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों में ये वर्णित है और इनके रक्षा की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र क्या है? तो भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। वयस्क मताधिकार पर आधारित समय समय पर चुनाव होते हैं। कानून का शासन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। गणराज्य किसको कहते हैं? रिपब्लिक। तो एक गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष हमेशा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। गणराज्य उसको कहते हैं जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष यानी देश का प्रधान हमेशा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। और फैक्ट क्या से निकल के आता है? राजनीतिक संप्रभुता राजा के बजाय जनता में निहित होती है। हमारे यहाँ राजनीतिक जो संप्रभुता है वो राजा के बजाय जनता में निहित होती है। इसीलिए प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि यहाँ पे किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति रहती। कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग शीर्ष पर नहीं बैठ सकता। एक आम आदमी भी यहाँ पे हर चुनाव लड़ सकता है, हर पद को प्राप्त कर सकता है। न्याय के 3 प्रकार दिए गए प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, जाति धर्म लिंग आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय, संपत्ति और आय की असमानता को दूर करना। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर अनुचित प्रबंधनों का अभाव। लोगों की जो गतिविधियां होगी अनुचित प्रबंध नहीं लगाए जाएंगे। विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ये निरंकुश नहीं है, इसे कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। अगर आप अपने स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालेंगे तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निरंकुश होकर उपभोग नहीं कर सकते। समता, इक्वलिटी क्या है? तो समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी समाज के किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। नागरिक समता, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, इसमें नागरिकों की समता का अधिकार। आर्थिक समता है अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में आता है। नागरिक जो समानता है वो मूल अधिकारों में आती है। आर्थिक समानता आती है अनुच्छेद 39 के तहत, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी का हिस्सा है। बंधुत्व क्या है? फ्रेटर्निटी, इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। एकल नागरिकता इसे बढ़ावा देती है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इन 2 चीज़ों को सुनिश्चित करता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द बंधुत्व को सुनिश्चित करते हैं। बेरोजगारी यूनियन मामला क्या था? 1960 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो बेरोजगारी यूनियन मामला था 1960 में, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। हालांकि इसे संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक माना गया था उस टाइम पे। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच का ऐतिहासिक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना संविधान के एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न भाग है, अभिन्न अंग है, ऐसा कहा गया केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचे को न छुआ जाए। कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। 1976 में आया है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसके द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। प्रस्तावना पर विचारकों के कथन। के.एम. मुंशी ने कहा, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? तो प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, संविधान की आत्मा है। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है और यह संविधान की आत्मा है। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा प्रस्तावना संविधान का की नोट है।
अर्नेस्ट बारकर ने कहा प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है। एम हिदायतुल्लाह ने कहा है प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, पर उससे भी बढ़कर है। प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के जो आदर्श है न्याय के इसमें, वो रूसी क्रांति 1917 से लिए गए। और प्रस्तावना जो समता और बंधुत्व स्वतंत्रता जैसे शब्द हैं वो फ्रांसीसी क्रांति 1989 से लिए गए हैं। प्राकृतिक न्याय संगतता, प्रस्तावना गैर न्याय संगत है, अर्थात इसके प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ना ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना का दर्शन क्या है? प्रस्तावना उन मूल्यों का दर्पण है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, मानवाधिकारों को सम्मान मिलता है इसके तहत, सामाजिक परिवर्तन का साधन है, बहुसांस्कृतिक वाद की रक्षा करती है प्रस्तावना। अभ्यास प्रश्न देखते हैं कुछ पीसीएस की को ध्यान में रखते हुए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो कि लिखा हुआ है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यह कथन किसका है? तो यह कथन एन पालकीवाला का। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आगे देखते हैं न्यायिक निर्णयों का सारांश। 1960 में बेरुवारी केस आता, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, इसमें कहा गया। 1973 में केशवानंद भारती केस आता, संविधान का भाग है प्रस्तावना, इसमें कहा गया। इसका क्या संबंध है? तो क्या अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने शर्त लगाई है कि संशोधन द्वारा आधारभूत विशेषताओं यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए, ना नष्ट होना चाहिए, तब संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है? तो प्रस्तावना में निहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम डीपीएसपी यानी कि संविधान का भाग 4 है। प्रस्तावना साध्य है, नीति निर्देशक तत्व साधन है। प्रस्तावना क्या है? साध्य है, और नीति निर्देशक तत्व है साधन। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द फ्रांस से प्रेरित है गणराज्य शब्द। प्रस्तावना को अंत में स्वीकार किया गया तथा ताकि वह बाकी संविधान के अनुरूप हो। अंत में इसलिए स्वीकार किया गया कि यह पूरे बाकी संविधान के अनुरूप हो। प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण, किसने सौंदर्यीकरण किया संविधान का और प्रस्तावना का? तो मूल प्रस्तावना कैसी थी? हस्तलिखित थी, और इसको जो कैलीग्राफर थे जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, संविधान को भी लिखा था उन्होंने। और चित्रकारी इस पर की थी शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। तो अगर पूछा जाए संविधान को किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इस पर चित्रकारी किसने की थी? नंदलाल बोस तथा अन्य शांति निकेतन के चित्रकारों ने। इसमें राम मनोहर सिन्हा का भी नाम प्रमुख होता है। मुख्य परीक्षा प्रस्तावना की उपयोगिता, मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं? प्रस्तावना का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है। संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए किया जाता है। कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। अगर हम समझना चाहें कि संविधान निर्माताओं की मानसिकता क्या थी, तो हम केवल प्रस्तावना को पढ़ने, हमें पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इनका क्रम पूछ लिया जाता है जो संविधान की प्रस्तावना में शब्द हैं, टर्म है। सबसे पहले क्या था? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रातांत्रिक, गणराज्य। यानी संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। SSSDR यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। SSSDR, इन शब्दों को याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का सही क्रम क्या है? तो न्याय का सही क्रम क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सही क्रम है। निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में प्रस्तावना में नहीं था? 1975 में प्रस्तावना में नहीं था, जो 3 शब्द नहीं होंगे। संप्रभु था, गणराज्य था, समता था, क्या नहीं था? तो समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। 3 शब्द नहीं थे जो 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और उसमें जो न्याय के आदर्श है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं।
प्रस्तावना केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक आधार है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। इस प्रस्तावना का मुख्य दर्शन है कि प्रस्तावना केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आधार है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। ये शासन के उद्देश्यों को बताती है, ये नागरिकों की गरिमा का वादा करती है। प्रस्तावना क्या करती है? शासन के उद्देश्यों को बताती है, नागरिकों की गरिमा का वादा करती है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तीसरी बैठक में। पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर 1946 को। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है। इसमें क्या शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती केस आता है 1973 को, इसमें संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। और बेरुवारी केस आता है 1960 में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना है। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया। अम्बेडकर का दृष्टिकोण देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये परिभाषा याद कर लीजिए। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के त्रिकोण के रूप में देखा है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन के त्रिकोण के रूप में किसको देखा है? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के त्रिकोण के रूप में देखा है। संपूर्ण सारांश देख लेते हैं। प्रकृति कैसी है प्रस्तावना की? तो संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये प्रकृति है। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ाना उद्देश्य। अंगीकरण तिथि है 26 नवंबर 1949। स्थिति क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है वर्तमान में, जो कि केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।